नमस्कार साथियों, पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एनडीटी के अध्याय नंबर 3 नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक विकास पर चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है नवजात शिशु। नवजात शिशु का अर्थ है जिसका जन्म अभी भी हुआ हो, है ना। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय बच्चे की दृष्टि कितनी होती है और ध्वनि कितनी होती है, कैसी कौन सी ध्वनि सुन सकता है, कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता, और कौन से रंगों को देख सकता है बच्चा और कौन से रंगों को बच्चा नहीं देख सकता। जन्म के जस्ट बाद, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की क्या प्रतिक्रिया रहती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आता है नवजात शिशु, वो अपना हो गया। नवजात शिशु के अंदर क्या होता है, पहले जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको अपने कहते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है, शिशु का जो वातावरण होता है जिसमें शिशु का पालन पोषण होता है, जो वह वातावरण होता है वो बहुत ही सीमित होता है। आपको पता ही है कि जब शिशु है वो क्या है, गर्भावस्था में माता के गर्भ में होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो शिशु होता है उसका वातावरण बहुत ही ज्यादा सीमित होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसका जो पालन पोषण होता है वो माता के द्वारा ही होता है। जो माता द्वारा खाया जाता है वही क्या है, शिशु के विकास पर निर्भर करता है। तो उसमें क्या होता है, इसका वातावरण बहुत ही क्या होता है, सीमित होता है। और बच्चे का जो अपने शिशु होता है उसका संपूर्ण विकास, यानी जो जितना भी उसका विकास होना है वो सारा का सारा विकास माता पर ही डिपेंड करता है, माता पर ही निर्भर करता है। यानी बच्चे का जो भी विकास हो रहा है, गर्भावस्था में बच्चे का जो भी विकास हो रहा होता है वो माता के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी शिशु का जो भी पोषण है वो किससे मिलता है, उसे माता से ही मिलता है। ये अपने हो गया नवजात शिशु। अब अपने बात करते हैं नवजात शिशु के बाद में ज्ञानात्मक पक्ष की। देखो दो हमारे पास विकास है यहाँ, एक तो है ज्ञानात्मक विकास और दूसरा है हमारे पास क्रियात्मक विकास। तो हमें पहले क्या करेंगे, नवजात शिशु का ज्ञानात्मक विकास, हम इस पे बात करेंगे। ज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है, पहले हम ये समझेंगे। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उससे रिलेटिव उसका क्या क्या विकास हो रहा है, क्या और पहले जन्म के समय उसमें यानी इंद्रियां कैसे काम करती थी, इंद्रियां कैसे काम कर रही है, और जन्म के पश्चात उसमें कैसे उसका विकास हो रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं दृष्टि संवेदना। देखो जन्म के समय बच्चे में दृष्टि संवेदना पाई जाती है। कैसे, अपने इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय क्या होता है, बच्चे का जन्म के उपरांत यदि बच्चे को अपने अंधेरे में लेके जाते हैं तो बच्चा रोता है। जैसे बच्चे को अंधेरे में लेके जा रहे हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, वह शिशु रोने लगता है। जैसे उसको प्रकाश में लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, चुप हो जाता है। ये सामान्य आंकड़े हैं, यानी मोस्टली शिशु में यह पाया गया कि जब वो अंधेरे में उसको लेके जाते हैं तो वह बालक रोने लग जाता है, लेकिन जैसे उस बालक को प्रकाश में लेके जाते हैं तो वह चुप हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी दृष्टि संवेदना उसमें होती है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसमें दृष्टि होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो दृष्टि होती है, दृष्टि स्थिर नहीं हो सकती, स्थिर नहीं होती। जो नवजात शिशु होता है उसकी दृष्टि है वो क्या नहीं होती, स्थिर नहीं होती है। क्यों नहीं होती स्थिर? जैसे मान लो अपने उसका क्या है, नियंत्रण नहीं होता, उसका नियंत्रण नहीं होता। तो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है जिसका जन्म अभी भी हुआ है, तो वो क्या है कि अपनी आंखों पर नियंत्रित नहीं कर पाता, यानी कि वो अपनी दृष्टि को एक किसी वस्तु पर टिका नहीं सकता। तो वो अपनी उसकी आंखें हैं वो इधर उधर घूमती रहती है, उसकी आंखें स्थिर नहीं हो पाती। जैसे अपने एक सामान्य बालक की बात करें तो 7 या 8 वर्ष का है, या अपनी बात करें एक वयस्क
वाले की बात करें तो वह किसी वस्तु को अच्छे से देख सकता है, एक स्थिर आंखों से देख सकता है, दूसरी को लगातार देख सकता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसकी दृष्टि स्थिर नहीं होती है, यानी कि वो किसी भी वस्तु को लगातार नहीं देख सकता, उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं क्योंकि उसको अभी अपनी आंखें नियंत्रित करनी नहीं आई है। तो अब ये हो गया इसका दृष्टि का। और सबसे बड़ी एक बात और इसमें अपने ध्यान रखेंगे कि जो नवजात शिशु होता है उसको क्या है कि जो गहरे कलर होते हैं, गहरे रंग दिखाई देते हैं, जो फीके कलर होते हैं, लाइट कलर होते हैं, वो क्या है नवजात शिशु को कब दिखाई देते हैं, उसको क्या है गहरे रंग अधिक दिखाई देते हैं क्योंकि उसकी दृष्टि अभी तक क्या पूरी विकसित हुई नहीं है, उसमें दृष्टि जो है लेकिन संपूर्ण रूप से उसमें विकसित नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है उस शिशु को गहरे रंग अधिक दिखाई देता है और जो उस फीके की तुलना में, लाइट रंग की तुलना में उसको गहरा रंग अधिक दिखाई देता है क्योंकि उसकी अभी दृष्टि का विकास अभी हुआ नहीं है। तो इसमें आ गया दृष्टि संवेदना, पहला टॉपिक अपना ये। दृष्टि के बाद आता है अपना ध्वनि संवेदना। जन्म जो नवजात शिशु होता है उसमें ध्वनि का क्या, ध्वनि की क्या प्रतिक्रिया है वो देखते हैं। दूसरा है हमारा ध्वनि संवेदना। देखिए अपने ध्वनि संवेदना की बात करें तो इसमें अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग अपना मत दिया है। एक जो मनोवैज्ञानिक हुए ब्रायन, उन्होंने विभिन्न बच्चों पर प्रयोग किया और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह तय किया कि 2 वर्ष तक शिशु कुछ भी नहीं सुन सकता। यानी कि ये ब्रायन के अनुसार है, ब्रायन ये कहता है कि 2 वर्ष तक शिशु कुछ भी नहीं सुन सकता और तीसरे वर्ष में वह क्या कर सकता है, वो गहरे या अपने कह सकते कड़े शब्द जिनकी तीव्रता अधिक हो ना, कड़े शब्द सुन सकता है। तो ये एक ब्रायन एक मनोवैज्ञानिक था उनके अनुसार है, लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इनको गलत भी ठहराया और बहुत से इनको सही भी ठहराया। यानी कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर अनेक सारे प्रयोग किए और अनेक सारे निष्कर्ष दिए। तो अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अनेक निष्कर्ष निकले। उन निष्कर्षों के आधार पर अपने एक बात को ध्यान रखेंगे कि जन्म के प्रथम 1 घंटे में, जन्म के बाद प्रथम 1 घंटे में शिशु कुछ भी नहीं सुन सकता। एक जन्म के बाद प्रथम 1 घंटे में जो शिशु है वह कुछ भी नहीं सुन सकता, लेकिन अगले 6 घंटे के बाद शिशु को ध्वनि सुनना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये ब्रायन था, ब्रायन के अनुसार 2 वर्ष तक तो बच्चा सुन ही सकता और तीसरे वर्ष में वो सिर्फ कड़े शब्द सुन सकता है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक ब्रायन है, उनके अनुसार ये था। लेकिन अधिकतम वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें अपने आधार पर प्रयोग किए और अपने निष्कर्ष दिए। तो सभी मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्षों को आधार मानकर जो हमारा सारांश निकलता है वो ये निकलता है कि जन्म के बाद प्रथम 1 घंटे में जो शिशु होता है उसे सुनाई नहीं देता, लेकिन 6 घंटे के बाद शिशु को सुनाई देने लग जाता है। अब आगे इसके अपने करते हैं, ये हमारी ध्वनि संवेदना पूरी होती है यहाँ, और इसमें तीसरी जो संवेदना आती है वो संवेदना है हमारे पास स्वाद संवेदना। कि बच्चे को स्वाद के किस चीज का स्वाद होता है, किस चीज का नहीं होता। तो जो बच्चे की स्वाद संवेदना होती है वो तीव्र होती है। जन्म के पश्चात ही बच्चे की जो स्वाद संवेदना होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। जो नवजात शिशु होता है उसे मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टे इनका स्वाद पता होता है। यदि एक प्रयोग के अनुसार यदि एक बच्चे को खट्टा खिलाया जाए तो वह अपनी आंखें बंद करेगा, ये अपनी संवेदना व्यक्त करेगा, पीड़ा के द्वारा कि उसको पीड़ा हो रही है ना। और उसको मीठा खिलाया जाए तो वो और अधिक मांगेगा, यदि वो कहेगा और मीठा खिलाओ मुझे। इस तरीके से क्या उसकी संवेदनाओं के आधार पर उस पर प्रयोग किए गए शिशुओं पर
जिससे पता लगा कि जो मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टे, इन चारों की संवेदना बच्चे में, नवजात शिशु में पाई जाती है। और इसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर पे त्वक संवेदना। त्वक संवेदना, त्वक नाम से पता लग रहा है, त्वक मतलब त्वचा, कि बच्चे की त्वचा के प्रति क्या संवेदना है। क्या बच्चे को स्पर्श करने से पता लगता है कि इसको स्पर्श कर रहे हैं? क्या बच्चे को मतलब ठंडे मौसम में रखा जाए या गर्म मौसम में रखा जाए तो उससे क्या प्रतिक्रिया होगी? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक में प्रेयर ने पर प्रयोग एक बच्चे को गर्म पानी से नहला दिया गया, गर्म पानी से नहलाया। उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने नवजात शिशु को गर्म पानी से नहलाया। अब ये मुझे उबलता हुआ मान लो गर्म पानी है ना, तो गर्म पानी से नहलाया है। तो इस टाइम क्या हुआ, शिशु ने क्या किया, कष्ट पीड़ा का व्यक्त किया कि उसे पीड़ा हो रही है। तो शिशु क्या करने लग गया, रोने लग गया। जब एक शिशु को गर्म पानी से नहलाया गया तो पीड़ा के कारण रोने लग गया। इसका मतलब ये है कि उसकी त्वचा, उसको त्वचा का स्पर्श समझ में आ रहा है, यदि उसको पीड़ा पता लग रहा है कि मुझे पीड़ा हो रही है। इसके अलावा जब भी एक शिशु के अपने जीभ के ऊपर एक उंगली रखे या अंगूठा रखे तो वह उसको चूसना स्टार्ट करता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे दूध मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में उसको कैसे पता लगा कि अंगूठा है या उंगली है, वो उसके मुंह तक पहुंच गई स्पर्श से। यानी कि त्वक संवेदना में विद्यार्थी को स्पर्श व पीड़ा का ज्ञान होता है, और उसके साथ ही विद्यार्थी को जो शिशु होता है उसको किस चीज का ज्ञान होता है, शीत व उष्ण का, यानी कि उसको गर्मी और ठंड का भी एहसास होता है। यदि शिशु को ठंडे पानी से नहलाएंगे तो ज्यादा रोएगा, और अपने ज्यादा गर्म पानी से नहलाएंगे तो भी रोएगा। और यदि उसको स्पर्श का अनुभव भी होता है, उसको पिच चुपाएंगे तो रोएगा वो, और पीड़ा उसको होती है। जैसे अपने को बात की है, गर्म पानी से नहलाएंगे उसको रोने लग गया, क्यों रोने लगे, तो उसको क्या हुई है, पीड़ा हुई है। अर्थात इसका मतलब ये है कि बच्चे में त्वक संवेदना पाई जाती है। जब नवजात शिशु होता है उसमें क्या होती है, त्वक संवेदना पाई जाती है, जिससे त्वचा के स्पर्श का उसको पता लगता है। अब पांचवें नंबर पर आता है हमारे पास अंतर्वय संवेदना। अंतर्वय संवेदना मतलब होता है, इसका मतलब है उसकी आंतरिक संवेदना, मतलब उसके अंदर की खुशी, अंदर का दुख वह बच्चा व्यक्त कर पाता है या नहीं कर पाता। तो देखा जाए तो इसके अंदर आपने एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भूख और प्यास का। देखो अब अपने को भूख और प्यास लगती है, यूं तो है नहीं कि हमारा कोई हाथ दर्द होगा या पैर दर्द होगा, तो ये क्या है, आंतरिक संवेदना है, भूख प्यास। जब अपने भूख लगती है तो बच्चा रोता है, जब भूख लगती है या प्यास लगती है मोस्टली बच्चा या तो रोता है, या फिर क्या करता है, अंगूठा चूसना या कोई भी उसको वस्तु मिलती है उसको चूसने की प्रक्रिया क्या करता है, दर्शाता है। मोस्टली बच्चे तो क्या है कि भूख और प्यास के संवेदना को दर्शाने के लिए रोते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या किया, कभी अंगूठा चूस लिया या कोई वस्तु आगे उसको मुंह में ले लिया है ना, उसको अपने हटाएंगे, उसको अंगूठा चूसने से हटाएंगे तो वह रोने लग जाएगा। उसके रोने का कारण यही है कि वह अपनी भूख को व्यक्त कर रहा है, अपनी प्यास को व्यक्त कर रहा है कि हमें भूख लगी और हमें क्या लगी है, प्यास लगी है। इस हिसाब से ये उसकी कौन सी होगी, अंतरा संवेदना होगी, यानी उसकी अंदर की संवेदनाएं है, ये उसकी बाहरी संवेदना नहीं है, ये उसके अंदर की संवेदनाएं है। तो ये जो संवेदनाएं हमने पढ़ी है 4 5, ये हमारी है ज्ञानात्मक विकास की संवेदनाएं, कि बच्चे में ये नवजात शिशु में ये होता है। जैसे जैसे नवजात शिशु में वृद्धि होती है, उसकी आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे दृष्टि संवेदना बढ़ती है, ध्वनि संवेदना भी बढ़ती है, स्वाद संवेदना भी बढ़ती है, और त्वक संवेदना भी बढ़ती है, स्पर्श का भी जल्दी पता लगता है बच्चे को, और अंतर्वय संवेदना भी बढ़ती है। हमारे आंतरिक दर्दों, आंतरिक कष्ट, पीड़ा, खुशी आदि के बारे में हमारा ज्ञान क्या है, बढ़ता है जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रियात्मक पक्ष, नवजात शिशु का क्रियात्मक पक्ष। अपन ये भी देखते हैं कि अब ये तो था ज्ञानात्मक पक्ष, हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने नवजात शिशु का कर लिया है।
हमने ज्ञानात्मक पक्ष भी कर लिया है और आगे हमने जो करना है वो हमारा क्या है, क्रियात्मक विकास। तो हमारा तीसरा टॉपिक है वो इसके अंदर वो है नवजात शिशु का क्रियात्मक पक्ष। नवजात शिशु का क्रियात्मक पक्ष, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, क्रियात्मक का होता है हिलना डुलना, जो अपनी क्रियाएं करते हैं, सोना पढ़ना लिखना, अपने लिए जो व्यस्त बनता है उसके लिए क्रियात्मक बढ़ती है कि पढ़ना लिखना चलना, ये सारा क्रियात्मक होता है। अब जो नवजात शिशु है वो चल तो सकता नहीं, तो उसके अंदर उसकी क्रियात्मक पक्ष क्या है या क्रियात्मक विकास क्या है वो देखते हैं। कैसे उसका विकास होता है क्रियात्मक। पहला निर्देश करता है पलक प्रत्यावर्तन। पहला होता है पलक प्रत्यावर्तन। पलक जो अपनी आंखों की पलकें होती है, वो जो शिशु नवजात शिशु होता है उसमें जो क्रियात्मक यानी कि जो क्रिया के रूप में होता है, जो तो है नहीं कि नवजात शिशु भाग जाए के भाग लेगा, तो उसमें जो छोटी छोटी सहज क्रियाएं होती है, इसके अंदर क्या है हमारे पास सहज क्रियाएं होती है। सहज क्रियाएं मतलब आसान साधी क्रियाएं जिसके लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आंखें झपकाना, छींक आना, तो इसमें कोई अनुभव, खांसना, तो इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। ये हमारा स्वाभाविक कार्य है सहज क्रिया, यानी कि हमारे को पिंच चुभेगा अपने हाथ हटाएंगे, ये हमारी सहज क्रिया है, ताकि हमें इसके अनुभव की जरूरत है। इसमें हमें अनुभव की जरूरत नहीं है, हमारी सहज क्रिया है जो अपने आप होती है। तो सहज क्रिया में क्या है, पहले पलक प्रत्यावर्तन। पलक प्रत्यावर्तन के अंदर क्या है हमारे पास, जैसे शिशु है वो अपने क्या है पलकों को झपका लेता है, पलक के ऊपर नीचे करना, ठीक है। ये क्या है इसका क्रियात्मक का पहला अंश है कि जो नवजात शिशु होता है पलकों को आगे ऊपर नीचे कर सकता है, पलक प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि शिशु की पलक, इसमें ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, इसका कारण क्या है, जैसे अपने प्रकाश की रोशनी में, अधिक प्रकाश की रोशनी में जाते हैं या शिशु को लेके जाते हैं, यदि शिशु को अपने अधिक प्रकाश में लेके जाएंगे तो उसकी क्या है कि आंखें छोटी हो जाएगी, आंखों की पुतलियां होती हैं जो वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और यदि अपने उसको अंधेरे में लेके जाते हैं तो जो पुतिका होती है आंखों में, जो वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है शिशु की। तो ये जो अपने संबंध में बढ़ता है कि जो संबंध में बढ़ता है अंधेरे और प्रकाश में कैसे रहना है, कैसे करना है, ये किससे होता है, पलक प्रत्यावर्तन से होता है। कि हम अंधेरे में जा रहे हैं तो कैसे देखना है, पलकों का कैसे ऊपर नीचे होना, ये सारी एक सहज क्रियाएं हैं। ये हमारा प्रकाश के साथ संबंध में बनाने के लिए, कम प्रकाश में कैसे देखना है, उच्च प्रकाश में कैसे देखना है, ताकि हमारी आंखों को क्षति ना पहुंचे। अधिक प्रकाश में ज्यादातर रहेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती है, क्षति हो सकती है, तो उनके लिए हमारे क्या है कि पलक प्रत्यावर्तन होता है। शिशु के अंदर भी पलक प्रत्यावर्तन पाया जाता है जन्म के वक्त। अब आगे अगर हमारा ये होगा पलक प्रत्यावर्तन, और इसके बाद है स्नायु प्रत्यावर्तन। दूसरा टॉपिक हमारा है स्नायु प्रत्यावर्तन। और स्नायु प्रत्यावर्तन के अंदर क्या आता है, जैसे अपने जोड़ होते हैं, ये वाला जोड़ हो गया, कोहनी वाला, ये वाला जोड़ हो गया, घुटनों के दो जोड़ हो गए, तो ये किसके अंदर स्नायु प्रत्यावर्तन के जाते हैं। तो छोटा बच्चा होता है वो देखा होगा, वो घुटने, हाथ पैर, तो खुशी होती है या वह रोता है तो अपनी खुशी और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जो शिशु होता है या तो अपने हाथ पैर चलाता है, ऐसे वो घुटनों को झटकाता है, ऐसे आगे पीछे करता है। तो शिशु में क्या होता है, स्नायु प्रवर्तन पाया जाता है। जन्म के समय शिशु में स्नायु प्रवर्तन पाया जाता है। और तीसरा हमारे पास आता है धारण प्रत्यावर्तन। इसके अंदर क्या होता है कि शिशु में प्रारंभिक रूप से जब नवजात शिशु होता है उसमें धारण करने की क्षमता काफी होती है, बहुत अधिक होती है। वो चाहता है कि मैं इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं। मान लो शिशु है, नवजात शिशु है, छोटा है, उसके सामने कोई रंगीन, आपको पहले बताया मैंने, गहरे रंग वाली वस्तु ज्यादा दिखाई देती है, तो मान लो गहरे रंग की वस्तु पड़ी है तो वो क्या करेगा, नवजात शिशु चाहेगा कि वो उसके पास आ जाए, वो उसे खा ले, उसे खेल ले, या उसके मन में जो विचार है उसके पास है कि ये मेरे पास हो, तो
नवजात शिशु में क्या होती है, धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मान लो उसको कोई भी वस्तु अच्छी लग रही है तो वह उसको पकड़ना चाहेगा, हालांकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन वो अपनी अंगुलियों के सहारे से पकड़ना जरूर चाहेगा और वो पकड़ भी लेते हैं। कई बार जैसे शिशु बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसी चीज को पकड़ के जो उसको आकर्षक लगती है, शिशु को धीरे धीरे पकड़ के खड़े भी हो जाते हैं और इसी प्रकार शिशु खड़ा होना भी सीख जाता है। यानी कि शिशु में धारण प्रत्यावर्तन बहुत होती है, यानी कि शिशु को ये लगता है कि बच्चों को ये लगता है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कोई 2-3-4 वस्तुएं पड़ी है उसके पास, तो उसको धारण करेगा, यानी उसको अपने पास खींचेगा, कोशिश करेगा कि मैं इसको उठा के अपने पास ले आऊं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था, धारण प्रत्यावर्तन। अगला हमारा है वो है पाद प्रत्यावर्तन। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसको पाद तालिका भी बोल सकते हैं, पाद तालिका प्रत्यावर्तन। तो इसके अंदर क्या होता है ये देखो, तो इस नाम से पता लग रहा है कि ये पैरासिटिव है बच्चे के। जो शिशु होता है यदि इस अपने तलों पे हाथ लगाकर छूते हैं, स्पर्श करते हैं, हाथ लगाएं या किसी तरीके से स्पर्श करें, तो क्या करता है शिशु जो अपना अंगूठा है वो तो ले जाता है पीछे की ओर, जो अपनी 4 उंगलियां हैं जो अपने पैरों की, वो क्या करता है वो आगे की ओर ले आता है। तो इससे मुझे लगता है कि जो शिशु के हैं वो पाद तालिका प्रत्यावर्तन होता है, फिर शिशु में संवेदना होती है। ये जो पाद तालिका प्रत्यावर्तन है वो एक स्पर्श वेदना का ही पार्ट माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर ये 4 चीजें पाई जाती है, पलक प्रत्यावर्तन भी पाया जाता है, स्नायु प्रत्यावर्तन भी पाया जाता है, धारण प्रत्यावर्तन भी पाया जाता है और पाद तालिका प्रत्यावर्तन भी पाया जाता है। अब अपने बात करें कि इनका महत्व क्या था, सहज क्रियाओं का महत्व क्या है, सहज क्रियाओं का महत्व क्या है, अपने इसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई, सहज क्रियाओं का महत्व, इनका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। जैसे कि अपने देखा जाए, अब जो अपने पहले अपने क्या सहज क्रिया, सबसे पहले अपनी पलक वाली थी, देखा जाए तो पलक प्रत्यावर्तन, पलक झुकाता है, प्रत्यावर्तन जो अपनी पहले ही क्रिया थी प्रत्यावर्तन। तो ये क्यों जरूरी है पलक प्रत्यावर्तन, क्योंकि हमारा प्रकाश अंधेरे में जाना, प्रकाश में जाना, इस प्रकार हमारा कभी हम उच्च प्रकाश में कार्य करते हैं, कभी निम्न प्रकाश में कार्य करते हैं। तो शिशु को इसी प्रकार शिशु को भी कभी हम उच्च प्रकाश में लेके जाते हैं, कभी हम निम्न प्रकाश में लेके जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि उसकी आंखों को प्रकाश की क्षति से बचाने के लिए क्या है, पलक प्रत्यावर्तन बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार स्नायु प्रत्यावर्तन है, जिसके बारे में बात की है। स्नायु प्रत्यावर्तन के अंदर क्या होता है कि बच्चे के जैसे कोई अपना पीड़ा या खुशी को व्यक्त कर रहा है तो किसका उपयोग करेगा, स्नायु प्रत्यावर्तन। रोना तो चलो रोना तो है ही, उसके साथ साथ स्नायु प्रत्यावर्तन तो जरूरी है कि अपने हाथ पैर चलाना, अपने क्रियात्मक, अगर वो हाथ पैर नहीं चलाएगा तो कल को चलना कैसे सीखेगा, बोलना कैसे सीखेगा, अपने हाथों से कोई चीज को कंट्रोल करना कैसे सीखेगा। तो ये सभी जरूरी है, पलक प्रत्यावर्तन जरूरी है, स्नायु प्रत्यावर्तन जरूरी है। इस प्रकार धारण प्रत्यावर्तन, उसमें धारण करने की क्षमता होगी तभी विद्यार्थी के आगे सीख पाएगा, चल पाएगा। इसी प्रकार पाद तालिका है, पाद तालिका में बच्चों को स्पर्श नहीं करना आएगा तो विद्यार्थी को स्पर्श करेंगे तो उसको कुछ अनुभव ही नहीं होगा, तो उसका मतलब ये है कि उसका विकास नहीं हो रहा है। तो उस विकास के लिए उसके स्पर्श का भी जरूरी आवश्यक, स्पर्श वेदना का भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक पूरा होता है, नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास। और इस ये वीडियो लेक्चर में आप अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें और इसके जो नोट्स है वो PDF द्वारा वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।